चलिए देखिए आगे के क्वेश्चंस। अब हम लोग धीरे धीरे पीएन जंक्शन खत्म करेंगे और हम बढ़ेंगे ट्रांजिस्टर की तरफ। जैसे बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ा था, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमने पीएन जंक्शन के किए थे। अब पीएन जंक्शन खत्म करेंगे धीरे धीरे और बढ़ेंगे हम लोग ट्रांजिस्टर की तरफ। तो अभी तो फिलहाल पीएन जंक्शन में जीनर बहुत इंपॉर्टेंट है, जीनर से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और जीनर पे ही है। जीनर ब्रेकडाउन अकर्स mostly in silicon diode, mostly in germanium diodes due to repurchase of covalent bonds या फिर due to thermally generated carriers। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जिन्होंने भी जीनर डायोड सिर्फ नाम सुना है वो जान गए हैं कि जीनर डायोड किस बेसिस पर होता है, जीनर ब्रेकडाउन के बेसिस पर होता है। और जीनर ब्रेकडाउन का मतलब होता है कुछ ना कुछ वहां ब्रेक होगा। ठीक है, क्या होता है? रिपर्चर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसका आंसर नोट कर लीजिए, फिर हम लोग ब्रेकडाउन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, ब्रेकडाउन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये है आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जीनर ब्रेकडाउन, एवेलांच ब्रेकडाउन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो आपका ब्रेकडाउन वाला जो पोर्शन है कंप्लीटली कवर हो जाएगा। चलिए नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ब्रेकडाउन की जो घटना होती है, एक और सवाल है जैसे फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस में अगर आप बहुत अधिक फॉरवर्ड बायस कर दिए, ठीक है, तो क्या होगा? जैसे रिवर्स बायस में आप जब थोड़ा सा रिवर्स बायस लगाते हैं, कभी भी थोड़ा सा रिवर्स बायस लगाएंगे तो इस तरीके की आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, इस तरीके का आपको करंट मिलेगा। ये करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो माइक्रो एम्पियर में होगा, माइक्रो एम्पियर। ठीक, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद डोपिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा? आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा। या तो आपका एवेलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा, नहीं तो जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा। एक ही पॉइंट से दिखा दिया है। ये क्या होगा? आपका जीनर ब्रेकडाउन होगा। और ये कौन सा ब्रेकडाउन होगा? ये एवेलांच ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, जीनर और एवेलांच ब्रेकडाउन। लेकिन कभी फॉरवर्ड बायस के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। होता क्या है, बेसिकली आपको बता रहे हैं। फॉरवर्ड बायस में होता है कि आप करंट जो है बहुत तेजी से बढ़ता है, तो करंट के बहुत तेजी से बढ़ने से करंट उसमें रुकता नहीं है। ठीक है, करंट उसमें चार्जेस रुकते नहीं है। ठीक, तो कंडीशन क्या आती है कि एक पाइप है आपका और उस पाइप से पानी पहले धीमे धीमे फ्लो हो रहा था, अब तेजी से फ्लो हो रहा है। तो पाइप पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क कब पड़ेगा? जब कुछ ज्यादा ही आप उसके ऊपर तेज प्रेशर लगा दें पानी का। ठीक है, तो क्या होगा? पाइप फट जाएगा। ठीक है, ऐसा ही हो सकता है। सेम यही केस होता है आपका डायोड्स के साथ। डायोड्स में जब आप फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो फॉरवर्ड बायस में करंट तेजी से बढ़ता है एक्सपोनेंशियली। पर अगर आपने बहुत ज्यादा करंट इसमें फ्लो करा दिया, यानी कि आपने पोटेंशियल लगा दिया 15 वोल्ट 20 वोल्ट के आसपास। ठीक है, सबके अपना अपना कैपेसिटी होती है, अपनी अपनी क्षमता होती है। उसके अकॉर्डिंग आप मान लीजिए ज्यादा पोटेंशियल लगा दिए, 15-20 वोल्ट लगा दिए, तो क्या होगा? इतनी ज्यादा करंट फ्लो होगा कि हीट ज्यादा जनरेट होगा। हीट कैसे ज्यादा जनरेट होगा? H = I²RT। बेसिकली जैसे चूंकि इसमें R जो होगा वो डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, स्टैटिक रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक, पर फिर भी आप I²RT से देख सकते हैं कि हीट प्रोपोर्शनल है I² के। जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा और बहुत ज्यादा हीट जनरेट होने की वजह से डिवाइस जल जाएगा। ऐसा रिवर्स बायस में भी होगा, लेकिन रिवर्स बायस में ये होने से पहले आपको एवेलांच की घटना मिलती है, उसके बाद बर्न की घटना मिलती है, यानी डिवाइस जल जाता है। ठीक है, तो आपको फॉरवर्ड बायस में पता है करंट तेजी से बढ़ेगा फिर डिवाइस जल जाएगा। रिवर्स बायस में करंट पहले कम होता है। इस करंट को क्या कहते हैं? इस करंट को क्या कहते हैं? ये करंट का मैग्नीट्यूड जो है I0 आता है, I0, जिसको हम लोग IRS रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स सैचुरेशन करंट। जब हम लोग बोल्ट्जमैन रिलेशन इसके लिए निकालते हैं ना, डायोड इक्वेशन या बोल्ट्जमैन रिलेशन के थ्रू निकालते हैं करंट का इक्वेशन।
ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू I नॉट ई टू द पावर समथिंग, स्पेस नहीं है, ठीक, ई टू द पावर EV अपॉन KT माइनस 1 होता ही है, ठीक है। तो इसमें I नॉट जो है वो क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। इसकी कुछ मैग्नीट्यूड होती है जो कि माइक्रो एम्पियर में होगा। आइए अब देखते हैं हम लोग कि ब्रेकडाउन क्या हुआ, कैसे हुआ। देखिए कभी ये न्यूमेरिकल्स आपको, ये जो पेपर्स हैं, क्या नाम है, पेपर नहीं कह रहे, ये जो आपको कराया जा रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका उद्देश्य है ही नहीं, मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव तो आपको हजारों बन जाएंगे, ठीक है। तो कोई एक बच्चा हमसे पूछ रहा था, हम आपको बार बार यही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप कमेंट पर जाके देखिए, पोलराइजेशन वाली वीडियो में एक कमेंट पड़ा है, एक नया स्टूडेंट है, उसने मुझसे पूछा कि सर कमेंट करके सीधे कि सर जितना पढ़ा रहे हैं क्या उसी में से आ जाएगा क्या? सर क्या पूछ रहे हैं आप, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कैसे आएगा? मैं इसलिए पढ़ा ही नहीं रहा हूँ कि वो आए, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जो कुछ आए आप कर ले जाए, ठीक है। तो जो कुछ आए वो करने के उद्देश्य से पढ़ाया जा रहा है। अब आप ये कहें कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं वही आ जाएगा तो ये तो मतलब अच्छी बात नहीं है ना, आपकी मेंटल स्थिति को अच्छा नहीं बताता, ऐसा बताता है कि आप बस पास होने के लिए पढ़ रहे हैं क्या है ना। चलिए देखिए ब्रेकडाउन कैसा होगा। पहला होगा एवेलांच ब्रेकडाउन, ठीक। ब्रेकडाउन दोनों केसेस में रिवर्स बायस में होता है, ठीक। मान लीजिए इसको रिवर्स बायस कर दिया गया, रिवर्स बायस करेंगे तो क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इधर आएंगे, माइनॉरिटी इधर आएंगे, बॉन्ड्स वगैरह टूटेगा और क्या होगा, उसमें करंट फ्लो होगी, ठीक है। क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट होता है, ठीक है, माइनॉरिटी की वजह से। एक माइनॉरिटी कैरियर रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या होगा, होल होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन के लिए रिवर्स बायसिंग कैसा बिहेव करेगा, रिवर्स बायस मतलब इसको निगेटिव से जोड़ दिया, इसको पॉजिटिव से, तो देखिए इलेक्ट्रॉन को कहाँ धक्का मिलेगा, इस ओर, जंक्शन की ओर, और होल्स को जंक्शन की ओर। तो इलेक्ट्रॉन होल्स अब जंक्शन की ओर जाएंगे और वो एक करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अगर डोपिंग कम है, डोपिंग कम है यानी कि हैवी डोपिंग नहीं है, ठीक है, आपकी क्या है, नॉर्मल डोपिंग है या मॉडरेट डोपिंग है, नॉर्मल और मॉडरेट, नॉर्मल या मॉडरेट डोपिंग है यानी कितना, एक पार्टिकल, एक एटम 10 टू पावर 8 एटम्स में या एक एटम 10 टू पावर 7 एटम्स में, तो ये आपके नॉर्मल या मॉडरेट डोपिंग में आएगा। 10 टू पावर 6 भी मॉडरेट डोपिंग में आता है। तो क्या होगा, तो क्या होगा, जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनके वजह से करंट होगी। अब देखिए होल्स तेजी से नहीं चलते क्योंकि ये बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इनके चलने की स्पीड जो है कांस्टेंट है, मतलब लिमिटेड है, कांस्टेंट नहीं लिमिटेड है। और ये लिमिट क्यों है, क्योंकि इनको आगे बढ़ने के लिए किसी दूसरे बॉन्ड को ब्रेक करके उसके इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना पड़ता है और फिर होल उधर बनता है, ठीक है। सारी पिक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए, अभी आपका एग्जाम है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, वो बंधे नहीं है, वो फ्री है, तो इलेक्ट्रॉन तेजी से चल सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन तेजी से चल सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्पीड गेन करेंगे। एक ऐसा पोटेंशियल आप लगा देंगे जब इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ज्यादा स्पीड हो जाएगी कि वो जाए और किसी भी बॉन्ड से लड़े तो उस बॉन्ड को तोड़ दे, ठीक है। अब एक बॉन्ड टूटेगा तो उससे 2 और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। अब एवेलांच का केस कब आता है, जब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि जो आपका बॉन्ड टूट रहा है उससे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन भी इतना ज्यादा एनर्जी पा जा रहा है कि वो दूसरे बॉन्ड को तोड़ दे रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड पे लड़ेगा तो 2 और इलेक्ट्रॉन पैदा करेगा। मान लीजिए ये रेस्ट में आ जाता है, मान लेते हैं कि ये रेस्ट में आ जाता है, फिर भी आपके पास 2 बॉन्ड्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे और ये 2 और बॉन्ड्स को तोड़ेंगे, तो मान लेते हैं ये रेस्ट पे आ जाते हैं और तब भी आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
तो 1 2 4, अब इस 4 से कितने बनेंगे 8, ठीक है, 8 से कितने बनेंगे 16, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीप्लिकेशन होते जा रहा है। ये कहानी होल्स के साथ क्यों नहीं होगी, क्योंकि होल्स अभी भी धीमे चल रहे हैं, होल्स की मोबिलिटी अभी भी कम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब करंट का मल्टीप्लिकेशन, और करंट के मल्टीप्लिकेशन को ही आप कौन सा कहते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। तो एवलांच ब्रेकडाउन क्या हो रहा है, बॉन्ड्स टूट रहे हैं, किसकी वजह से, जो आपका ऑप्शन था, ऑप्शन में देखिए थर्मली जनरेटेड था, थर्मली जनरेटेड नहीं है, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। बॉन्ड्स कैसे टूट रहे हैं, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। और क्या हो रहा है, बॉन्ड्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अरे इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक। ये किस केस में हो रहा है, जब आपका मॉडरेट डोपिंग है या नॉर्मल डोपिंग है, ठीक। अगर आपने हैवी डोपिंग कर दी, अगर आपने हैवी डोपिंग कर दी, हैवी डोपिंग कर दी तो क्या हो जाएगा, इफेक्ट चेंज हो जाएगा। इफेक्ट कैसे चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल जो होता है P V वो E इंटू डी होता है, नॉर्मली आपको बता रहे हैं बिना साइन वाइन के कुछ भी, V जो होता है पोटेंशियल इज इक्वल्स टू E इंटू डी, ठीक है। अब देखिए अगर आपने हैवी डोपिंग कर दी इसमें, यानी कि एक एटम 10⁵ एटम्स में डाल दिए, ठीक है, एक एटम डोनर या एक्सेप्टर का 10⁵ एटम्स सिलिकॉन में या जर्मेनियम में, तो क्या होगा कि इसका विड्थ कम हो जाएगा, ठीक है। इधर हैवी डोपिंग कर दी, पी साइड खूब ज्यादा डोपिंग कर दी, तो बॉन्ड, तो ये जो वॉल है वो वॉल इधर आ जाएगी, ठीक है। फिर इधर एन साइड भी आपने ज्यादा डोपिंग कर दी तो वॉल इधर आ जाएगी, ठीक है। यानी जो ये पोटेंशियल बैरियर है वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और पोटेंशियल बैरियर के पतला होने की वजह से क्या होगा, यहां से देखिए B E इज इक्वल्स टू V अपॉन D, यानी कि पोटेंशियल बैरियर जब कम हो जाएगा, उसकी विड्थ कम हो जाएगी, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको सपोर्ट करने के लिए आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, ठीक है, प्लस टू माइनस ऐसे, ठीक, एक्सटर्नल वाला E एक्सटर्नल, और इंटरनल किधर है, इधर भी यहाँ प्लस प्लस बनता है और इधर माइनस माइनस बनता है, तो इंटरनल की भी डायरेक्शन ये है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फील्ड मिलकर इतना जबरदस्त यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं कि बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही टूट जाते हैं। कैसे, मान लीजिए एक बॉन्ड है, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, ठीक, मान लीजिए प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, ठीक, यह प्लस क्या है, न्यूक्लियस है, और माइनस क्या है, माइनस आपका इलेक्ट्रॉन है। अब आपने एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जो कि इस तरफ है, ठीक, इस तरफ है, तो ये क्या करेगा, प्लस को दूर भगाएगा और माइनस को अपनी ओर खींचेगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो क्या करेगा, इस डाइपोल पे इतना प्रेशर लगा देगा कि ये डाइपोल टूट जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वही केस ये होता है। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इतना तेजी से बढ़ा, इतना ज्यादा कर दिया है कि सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स निकलकर छटक के बाहर आ जाएंगे। तो ऐसी घटना कैसे कब होगी, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल को अधिक कर देंगे, और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब एक बार आपने एक्सटर्नल को बढ़ाया तो लगभग हर बॉन्ड के लिए ये केस आ जाएगा कि हाँ हमारे ताकत से ज्यादा का इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो लगभग सारे बॉन्ड्स एक साथ ही टूट जाएंगे, ठीक है, लगभग सारे बॉन्ड्स एक साथ ही टूट जाएंगे। आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ढेर सारे बॉन्ड्स एक साथ टूटेंगे, और उनके एक साथ टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का पूरा एक जत्था चलेगा, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल जनरेटेड एट अ सेम टाइम, ठीक है, और उसकी वजह से करंट बहुत तेजी से बढ़ती है। इसीलिए एवलांच जब आपका ब्रेकडाउन होता है, तो एवलांच ब्रेकडाउन में ये केस होता है, करंट मल्टीप्लाई होता है। ग्राफ बनाइए 1 2 4 8 इस तरीके, 1 2 4 8 ऐसे बढ़ता जा रहा है सीढ़ी नुमा, ठीक है। पर जब जीनर ब्रेकडाउन होता है तो एक साथ ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो गए, एक साथ सारे बॉन्ड्स टूट गए, तब क्या होता है,
अचानक से आपका यहीं से गिर जाता है एकदम सीधा। ठीक है, प्रैक्टिकल कीजिएगा ना तो प्रैक्टिकल में भी आपको सीधा ही ग्राफ मिलता है। ठीक है, लगभग सीधा ही ग्राफ मिलता है, बहुत कम वेरिएशन होता है, बहुत कम वेरिएशन। ठीक, तो होपफुली आपको ब्रेकडाउन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसे मिटा देते हैं। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता था, और अगर पता है तो कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है if silicon and germanium diodes conduct at 0.7 volt and 0.3 volt respectively। क्या बोल रहा है, अगर सिलिकॉन डायोड जो है आपका 0.7 वोल्ट पे कंडक्ट करता है, यानी कि क्या होता है, वो इस तरह बिहेव करेगा कि भाई अब हमारे से आप गुजार सकते हैं अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आप जानते ही हैं 0.7 वोल्ट क्या है इसका, ये इसका नी वोल्टेज है। ठीक, और जर्मेनियम के लिए क्या दिया है, 0.3 वोल्ट दिया है। ठीक, तो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड करंट विल बी, इसके लिए आउटपुट वोल्टेज और करंट क्या होगी इसके लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें आपके दो डायोड्स हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों पैरेलल लगे हुए हैं। ठीक है, क्या होगा इसमें से, मान लीजिए हो सकता है कि एक ही कंडक्ट करे या तो दोनों कंडक्ट करे। ठीक, कंडक्शन होगा, और इनके कंडक्शन के मतलब ये फॉरवर्ड बायस में चले जाएं। फॉरवर्ड बायस में है कि नहीं, देखिए इसका ये प्लस जुड़ा हुआ है इसके पी से, इन दोनों का पी है, इसका प्लस पी से जुड़ा है और एन जो है वो माइनस से जुड़ा है, तो फॉरवर्ड बायस में है, यानी कंडक्ट तो करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे कंडक्ट करेंगे। सिलिकॉन कब कंडक्ट करेगा, जब इसके ऊपर 0.7 वोल्ट लगाएंगे, और जर्मेनियम कब कंडक्ट करेगा, जब इसके ऊपर 0.3 वोल्ट लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आप 12 वोल्ट लगाए। ठीक है, क्या होगा, क्या होगा, कहानी देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि जर्मेनियम 0.3 पर ही कंडक्ट करने लगेगा। ठीक है, 0.3 वोल्ट डिफरेंस इसमें आएगा, वही कंडक्ट करने लगेगा। अब जर्मेनियम के कंडक्ट करते ही, जर्मेनियम मतलब कहां चल गया, नी वोल्टेज के आगे वाले रीजन में चला गया, जहां आप करंट बहुत तेजी से बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये 0.3 वोल्ट पे ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, 0.3 वोल्ट पे ही क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, चेंज हो गया, 0.3 वोल्ट पे ही ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करने लगेगा। शॉर्ट सर्किट यानी आप इसमें से करंट ले जाइए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा कि अब ये सिलिकॉन वाला जो डायोड है, सिलिकॉन वाला जो डायोड है, इसको बैटरी को मेहनत करनी ही नहीं है कि इसका ये जो वोल्टेज है ना, इसको क्या करे, ओवरकम करे। ठीक है, इसको ओवरकम करने के लिए बैटरी को मेहनत ही नहीं करनी है। सीरीज में लगा होता तो अलग बात होती, पर पैरेलल लगा है, बैटरी को मेहनत ही नहीं करनी है। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो करंट कैसे चलेगी, करंट इस प्लस से निकलेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और इस 5 ओम से मजबूरी है, 5 ओम से होते हुए चली जाएगी। क्लियर बात, क्लियर है, कोई इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इस 5 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज लॉस होगा, भाई इसके अक्रॉस तो 0.3 हो गया। ठीक है, 0.3 हो गया, 5 ओम के अक्रॉस कितना होगा, भाई जितना बचा रहेगा 12 में से, तो 12 में से कितना बचा, 12 में से जो बचा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम कितना, 12 माइनस 0.3, 11.7, तो कितना हो गया, 11.7 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप होगा। देखिए 11.7 और कहीं है नहीं, तो आंसर तो यही आंसर तो यही आएगा। ठीक है, 11.7 वाला ही आएगा। अब देखिए क्या हुआ, यही आउटपुट है, इसी टर्मिनल के अक्रॉस आउटपुट लीजिएगा,
तो आपको कल भी एक प्रॉब्लम कराया था, जीनर के अक्रॉस जब आप आउटपुट लेते हैं तो जीनर का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वही आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि ये भी पैरेलल है। ठीक है, इसके पैरेलल ही आप कुछ लगाइएगा। मान लीजिए आप छोटा सा बल्ब लगा देते हैं, ठीक है, एक बल्ब लगा देते हैं, तो बल्ब का ये जो तो टर्मिनल है ये तो कॉमन है ना, तो जो वोल्टेज ड्रॉप 5 ओम के अक्रॉस होगा वही इस बल्ब के अक्रॉस भी होगा, इसलिए आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो भी 11.7 वोल्ट ही होगा। कॉमन बात है, आपकी जो इंटर में भी आपने पढ़ा है, ठीक है, इंटर में भी आपने ये सारी चीजें देखी हैं। अब चलिए करंट क्या होगा, करंट भी आपको निकालना आसान है, ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ है और ये 5 ओम, ठीक, तो करंट आई क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू 11.7 अपॉन 5, ठीक है, 11.7 अपॉन 5। देखिए कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10, 17, 5 3 ज़ा 15, 2 5 4 ज़ा 11 वोल्ट था ना, हाँ 2.34 मिली एम्पियर, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो 2.34 मिली एम्पियर इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बीजेटी इज यूज्ड इन द स्टेट ऑफ, बीजेटी मतलब क्या, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं इसको, कुछ अंदाजा, इसलिए बाइपोलर मतलब दो पोल्स, इसलिए बाइपोलर कहने का मतलब है कि इसमें दोनों जो पोलैरिटी वाले चार्ज कैरियर्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, दोनों एक साथ करंट कंडक्ट करते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ करंट कंडक्ट करते हैं, इसलिए इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं, ठीक है। तो बीजेटी इज यूज्ड इन द स्टेट ऑफ, आप जब ट्रांजिस्टर यूज करते हैं तो आप किस स्टेट में करते हैं, आप जानते हैं ट्रांजिस्टर का जब आप कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ट्रांजिस्टर्स का ऐसे बनता है, ठीक है, एक का दूसरे का इस तरीके से बनता है, जो बेसिकली आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें कई रीजन होते हैं, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, ठीक, तो किस रीजन में यूज करते हैं आप जानते हैं कि आप जब भी ट्रांजिस्टर यूज करते हैं तो किस रीजन में यूज करते हैं, एक्टिव रीजन में यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको हरदम याद रखना है कि बीजेटी जब भी आएगा तो आप लिखेंगे कि बीजेटी इज यूज्ड ओनली इन एक्टिव रीजन, ठीक है। चलिए अगला है आपका, बहुत आसान क्वेश्चन है, द करंट गेन अल्फा इज फॉर, अल्फा जो है करंट गेन वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, कॉमन एमीटर के लिए, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर या नन तो हो नहीं सकता है, अल्फा तो पढ़ा है आपने, है ना, किसके लिए, देखिए आपने दो पढ़ा है, अल्फा और बीटा, गामा भी जानते हैं, गामा कॉमन कलेक्टर के लिए होता है, लेकिन आप अल्फा और बीटा में कंफ्यूज रहते हैं कि वो कॉमन एमीटर के लिए है या कॉमन बेस के लिए है, ठीक है, कॉमन एमीटर के लिए है या कॉमन बेस के लिए है, तो आपको इसमें बिल्कुल हिचकना नहीं है, आप बस देखिए कॉमन अगर एमीटर है तो इनपुट करंट क्या हुआ, अगर एमीटर कॉमन है तो इनपुट करंट क्या हुआ, एमीटर अगर कॉमन है तो इनपुट करंट हो गया बेस करंट और आउटपुट करंट कलेक्टर करंट, तो करंट गेन क्या हो गया, कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट हुआ ना। और अब देखिए बेस करंट और कलेक्टर करंट का जो रेशियो आएगा वो हमेशा एक से बड़ा आएगा, क्योंकि बेस करंट तो बहुत कम होता है, यानी ये जो एक से बड़ी वाली क्वांटिटी होती है, आप ये जानते हैं कि एक से बड़ी वाली क्वांटिटी बीटा होती है, अल्फा तो एक से कम होता है, यानी कि अगर आपने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन लिया तो आपको क्या मिलेगा, बीटा, कॉमन बेस लेंगे तो बेस कॉमन हो गया तो इनपुट कहां से होगा, एमीटर से, और आउटपुट कहां से होगा, कलेक्टर से, ठीक है, तो क्या आएगा, ये क्वांटिटी एमीटर करंट सबसे बड़ी होती है, उसके बाद कलेक्टर, उसके बाद उसका मैक्सिमम पार्ट कलेक्टर लेता है और थोड़ा सा पार्ट आपका बेस लेता है, तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1, यानी यही क्या होगी, अल्फा होगी, ठीक है, इसको इस तरीके से देखिएगा तो नहीं भूलिएगा, ठीक है, तो ये क्या आएगा, अल्फा, किसमें, कॉमन बेस में,
तो देखिए कॉमन बेस। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन बनता करंट गेन बीटा, तो आप क्या लिख देते कॉमन एमीटर। आपको ये याद होना चाहिए कि अगर कॉमन बेस है तो इनपुट आउटपुट करंट क्या है, क्योंकि ये करंट एम्प्लीफिकेशन है। ठीक है, करंट गेन करंट गेन करंट गेन, तो करंट गेन क्या होगा आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट अपॉन इनपुट करके देख लीजिए, बिल्कुल डाउट नहीं आपका रहेगा। ठीक है, चलिए अगला है व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर बीजेटी। बीजेटी के लिए क्या सही नहीं है, यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए क्या सही नहीं है। देखिएगा, एमीटर इज हैवीली डोप्ड, एमीटर हैवीली डोप्ड होता है। इसका आंसर तो आप बताइएगा, 30 का आंसर कमेंट कीजिएगा, 30 का आंसर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 30 का आंसर कमेंट कीजिएगा। कर दिया कमेंट, 30 का आंसर कमेंट कर दिया। एमीटर इज हैवीली डोप्ड होता है, एमीटर को हैवीली डोप्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि एमीटर से ही करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है, चार्ज कैरियर्स कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, वहीं पर बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा डोपिंग करना ज़रूरी है। ठीक, अगला क्या है आपका, कलेक्टर इज पुअरली डोप्ड। लो गलत वाला मिल गया गलत वाला मिल गया, ये वाला जो है आपका यही गलत है। कलेक्टर क्या होता है, कलेक्टर को मॉडरेटली डोप करते हैं। ठीक है, बेस नैरो होता है, क्लियर है। करंट इज कैरीड बाय बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, यही बात जो है आपकी, करंट इज कैरीड बाय बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बीजेटी कहते हैं, बाइपोलर, बाइपोलर। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं करंट और होल्स भी करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब इसमें क्या है, कलेक्टर इज पुअरली डोप्ड। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, साइज भी पूछता है, साइज भी पूछता है और डोपिंग भी पूछता है। एमीटर सबसे छोटा होता है, देखिएगा, एमीटर है ये बेस है, ये कलेक्टर है। ठीक, या तो एनपीएन होगा या तो पीएनपी होगा। ठीक है, या तो एनपीएन होगा या तो पीएनपी होगा। और क्या होगा, एमीटर जो होगा उसको हैवीली डोप्ड कहेंगे, इसको लाइटली डोपिंग करते हैं, लाइट डोपिंग, और इसकी मॉडरेट। ठीक है, एमीटर का कलेक्टर जो होता है सबसे बड़ा होता है साइज में, कलेक्टर साइज में सबसे बड़ा क्यों होता है, क्योंकि एमीटर के और बेस के इन दोनों के जो चार्ज कैरियर्स हैं वो जो इससे गुजरेंगे वो सारे आगे कलेक्टर में इकट्ठा होते हैं। तो जहां पर ढेर सारे चार्ज कैरियर्स इकट्ठा होंगे वहां क्या होंगे, हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो यहाँ पे हीट निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, हीट निकालने के लिए सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, जानते हैं ना, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा हीट आप निकाल सकते हैं। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए कलेक्टर का साइज थोड़ा बड़ा किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपकी कहानी आपको याद होनी चाहिए, साइज भी डोपिंग भी। ठीक, एक और क्वेश्चन इसमें आता है बहुत इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या पूछता है कि अगर एमीटर और कलेक्टर को एक्सचेंज कर दिया जाए और फिर ट्रांजिस्टर को आप ऑपरेट करें अच्छा लंबे टाइम के लिए। ठीक है, इफ एमीटर एंड कलेक्टर आर एक्सचेंज्ड एंड ट्रांजिस्टर इज बीइंग यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हाट विल हैपन, क्या होगा। आपका जवाब होगा ट्रांजिस्टर विल बर्न आउट, क्या हो जाएगा, जल जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, जल जाएगा ट्रांजिस्टर। क्यों? क्योंकि कलेक्टर, एमीटर इतना बड़ा है ही नहीं कि वो चार्जेस को अपने पास इकट्ठा कर सके, तो एमीटर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। बाकी एमीटर और कलेक्टर में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एमीटर में हैवीली डोपिंग है, कलेक्टर में लाइटली डोपिंग है। थोड़ी देर के लिए यूज कर दीजिए, कोई ही फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्यादा लंबे समय के लिए कीजिएगा तो जल जाएगा। ठीक है, जल जाएगा, जल। चलिए अगला देखते हैं, व्हेन करंट थ्रू जीनर इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2, अगर जीनर से जो करंट है उसको आप क्या करते हैं, दोगुना कर देते हैं। व्हेन करंट थ्रू जीनर इज इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 2, द वोल्टेज अक्रॉस इट बिकम्स, अगर आप जीनर के अक्रॉस करंट को दोगुना कर देते हैं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज का क्या होगा,
तेरा क्या होगा, ठीक, कालिया। ये है आपका जीनर ब्रेकडाउन का ग्राफ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ करंट क्या थी, 2 एम्पियर। आंसर आप ही देंगे, ठीक है, हाफ, डबल, जीरो, प्रैक्टिकली अनचेंज, आंसर आप ही देंगे, बस हम आपसे पूछ रहे हैं। यहाँ क्या है, 2 एम्पियर। मान लीजिए यहाँ क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर, ठीक। यहाँ क्या होती है, करंट होती है, 2 माइक्रो एम्पियर होगा असल में, 2 माइक्रो एम्पियर, 4 माइक्रो एम्पियर, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका वोल्टेज एक्सिस। 2 माइक्रो एम्पियर के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, मान लीजिए VZ आएगा, VZ ही आएगा, जीनर का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वही आएगा VZ। 4 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, VZ। करंट आप कितनी भी बढ़ा लीजिए, प्रैक्टिकल मैंने अभी आपको बताया, प्रैक्टिकल में आपको VZ का VZ ही मिलेगा, एक ही वोल्ट। मान लीजिए आपका जीनर है, उसके ऊपर लिखा है 5 वोल्ट उसका ब्रेकडाउन, आप जैसे ही उसके 5 वोल्ट ले जाइएगा, करंट बढ़ेगी 10, 15, 20, 25, 30, 100, 200, 300 ऐसे बढ़ती है, लेकिन वोल्टेज 5 का 5 ही रहेगा। बहुत हो जाएगा तो 5.2, 5.3 हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है बात, बात क्लियर है, तो प्रैक्टिकली अनचेंज्ड, ठीक है। एक और सवाल पूछते हैं इसमें, पूछते हैं कि वोल्टेज इज फर्दर इंक्रीज्ड, नॉब इज रोटेटेड फर्दर, नॉब को आपने थोड़ा और रोटेट किया, टू इंक्रीज द वोल्टेज। अगर आपने नॉब को थोड़ा और रोटेट किया कि आप वोल्टेज बढ़ा दें, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, तो आंसर यही होगा कि वोल्टेज विल नॉट इंक्रीज। आप नॉब घुमा दीजिए, वोल्टेज बढ़ेगा ही नहीं। आप वोल्टेज वाला नॉब घुमाए जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ क्या रहा है, करंट, ठीक है, क्योंकि VZ पे ही वो टूट चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है ना। क्लियर है बात, बात क्लियर है इसमें। चलिए लास्ट आपका जो क्वेश्चन है इस सेट का, द जीनर डायोड इज यूज्ड फॉर, सबको पता है, सबको पता है, लेकिन ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। द जीनर डायोड इज यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। अब बताइए रेक्टिफायर की तरह यूज किसको करते हैं, फटाक से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 ए, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर की तरह किसको यूज करते हैं, कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसको आप रेक्टिफायर की तरह यूज करते हैं, याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है। एक तो डायोड पढ़े थे हम, डायोड, डायोड आप यूज करते हैं रेक्टिफायर की तरह, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर, एक तो पूरी वेव आप डालते हैं यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाता है, ऐसे, ठीक, यहाँ क्या मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा। और फुल वेव रेक्टिफायर होगा तो क्या, यही पूरा वेव आप डालिएगा तो कैसे मिल जाएगा। क्लियर है मुन्ना, ये क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर, कैसे बना, डायोड की, तो डायोड कैन बी यूज्ड एज रेक्टिफायर, या हाफ वेव रेक्टिफायर कैन बी यूज्ड, कैन बी मेड बाय यूजिंग डायोड्स। इसको क्या कहते हैं, ये जो ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसे आपको लेमैन की भाषा में बताते हैं, इसको बोलते हैं रिपल, ठीक है, इसको बोलते हैं रिपल, RIPPLE, रिपल, ठीक है। और इसी के करस्पॉन्डिंग निकालते हैं रिपल फैक्टर, ठीक है, नोट कर लीजिए, काम आएगा बाद में, कहिएगा सर अच्छा किया आपने पढ़ा दिया, नोट कर लीजिए, ठीक है, रिपल फैक्टर, ठीक। कभी कभी एफिशिएंसी पूछ देता है हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का, नोट कर लीजिए, डायरेक्ट पूछता है, जेईई नीट में भी पूछता है, कभी कभी नीट में भी पूछ लेता है, ठीक, जेईई में भी पूछता है, जेईई वैसे ये सब स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नहीं पूछता है जाता है ना, दिमाग वाला थोड़ा पूछता है, चाहे मेंस की बात क्यों ना हो, ठीक है। नीट पूछता है, आपके जो टीचर्स के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं या MSc एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें पूछता है, क्या होता है, एफिशिएंसी 40.6/1 + R/R,
ठीक है, ये किसकी है, हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी, ठीक है। 40.6% परसेंट में लगाने के लिए परसेंटेज कर दीजिए, परसेंट, ठीक है। आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर है जो सर्किट में रेजिस्टेंस है, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस आप कह दीजिए, और कैपिटल आर जो है वो लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। कैपिटल आर क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। बोलते बोलते गला सूख जा रहा है, बहुत गर्मी है। अब एसी लगवाएंगे। एसी क्या, माइक खरीदने का पैसा नहीं है, एसी कैसे लगेगा। धीरे धीरे होगा सब कुछ, चलिए देखते हैं। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर जो है वो आपका इंटरनल सर्किट का जो है, ऐसे इक्वेशन देगा ना आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, ठीक है, या सर्किट का रेजिस्टेंस इतना है, तो स्मॉल आर की जगह उसको रख दीजिए। कैपिटल आर जो है वो लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो लोड रेजिस्टेंस की जगह रख दीजिए। उसी तरह से पूछता है इसका आपका फुल वेव रेक्टिफायर का, तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 80.81 पॉइंट, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 81.2, इसी का 2 गुना, 40.6 का 2 गुना 81.2, ठीक है। तो बोलता है कभी कभी कि द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 40.6, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 81.2, ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इसका, इंटरनल रेजिस्टेंस जब आप 0 कर देंगे तो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाएगी, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस तो आप 0 कर नहीं सकते हैं, इंटरनल को 0 कर देंगे तो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 40.6 और मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज 81.2%, ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई, इसको नोट डाउन कर लीजिए सब अपनी भाषा में जो जो आप लिख सकते हैं। फिर हम लोग एक दूसरा सेट भी लेते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस बीजेटी के ऊपर, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए। एक क्वेश्चन और है, बस इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हम बाकी भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके बेसिस पर, और जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उनके सारे जो आपके फॉर्मूले हैं उनको भी इसी के साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली पैरामीटर्स जो आपके हैं अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों पैरामीटर्स पर ही हम बात करने वाले हैं। देखिए क्या है बात, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन अ ट्रांजिस्टर द अल्फा इज 0.9, यानी कि करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो है वो आपका 0.9 है। अब बोल रहा है द ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर किस में कनेक्टेड है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अल्फा किसके लिए होता है, करंट गेन किसके लिए होता है, कॉमन बेस के लिए ही होता है, ठीक है, क्योंकि कॉमन बेस में जो आपका करंट एम्प्लीफिकेशन आएगा वो आएगा डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE। देखिए ये आ रहा है ना, एक से छोटा आ रहा है, ये कितना बोल रहा है 0.9 बोल रहा है कि व्हेन बेस करंट इज 4 मिली एम्पियर, बेस करंट अगर 4 मिली एम्पियर है, चेंज इन कलेक्टर करंट इज डेल्टा IC पूछ रहा है, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ ये रिलेशन है और आपको निकालना क्या है, डेल्टा IC निकालना है। आप क्या जानते हैं, एक और चीज आप जानते हैं, डेल्टा IE जो होता है वो डेल्टा IB प्लस डेल्टा IC के बराबर होता है, यानी कि चेंज इन एमीटर करंट इज इक्वल्स टू चेंज इन बेस करंट प्लस चेंज इन कलेक्टर करंट। तो इसके जगह ले जाकर इसको रख दीजिए, देखिए क्या आ जाएगा, डेल्टा सारा हटा देते हैं, ठीक है, डेल्टा सारा हटा देते हैं, क्या आ जाएगा आपका IC अपॉन IB प्लस IC इज इक्वल्स टू 0.9, ठीक है। इसको 9/10 कर दे तो क्या आ जाएगा, IC इज इक्वल्स टू 9/10 IB प्लस IC, ये 10 IC हो जाएगा, यहाँ 9 IC है तो IC क्या आएगा 9 IB। क्लियर है, डरने लगे हैं, 10 IC 9 IB प्लस 9 IC, 9 IC को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो IC आएगा 9 IB, कितना आएगा 9 इंटू कितना है वो 4 मिली एम्पियर, तो IC कितना आ गया 9 4 जब 36 मिली एम्पियर, ठीक है, 36 मिली एम्पियर, ठीक। अब देखिए इसमें कौन कौन सी बात है,
अल्फा, अल्फा की वैल्यू आप याद रखेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, ये चीज आपको याद रखनी है। बीटा डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, ठीक है, ये है। और देखिए फिर आता है गामा, फिर आता है गामा। गामा क्या होता है? कॉमन कलेक्टर में करंट गेन होता है। कलेक्टर जब कॉमन होता है वो होता है डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। बेसिकली अल्फा बीटा पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। अब इन सब में आप देखिए सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्वांटिटी, सबसे बड़ी। अल्फा आप जानते हैं एक से छोटा होता है, बीटा आप जानते हैं बड़ा होता है। देखिए डेल्टा आई सी और डेल्टा आई ई में डेल्टा आई ई बड़ा है ना। डेल्टा आई ई में जब आप डेल्टा आई सी प्लस आई बी करते हैं तब आपको मिलता है डेल्टा आई सी, ठीक है। तो ये चीज बड़ी है, इसका मतलब गामा जो है बड़ा होगा बीटा से और ये बड़ा होगा अल्फा से, ठीक है। तो जो करंट गेन होता है, क्वेश्चन पूछता है करंट गेन इज मैक्सिमम इन, तो करंट गेन सबसे ज्यादा कॉमन कलेक्टर में होता है, उसके बाद कॉमन एमीटर में होता है, तब कॉमन बेस में होता है। क्लियर हो गई बात? बात क्लियर हो गई? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, करंट गेन कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, ठीक है। नोट कर लिया? नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या आता है, एक और चीज आती है वोल्टेज गेन, ठीक है। वोल्टेज गेन और पावर गेन ये बाद में बताएंगे, पहले अल्फा बीटा में रिलेशन आपको बता देते हैं, ठीक है। फिर वोल्टेज गेन और पावर गेन बताएंगे क्वेश्चन के थ्रू। देखिए अल्फा बीटा में रिलेशन पूछता है, ठीक है। तो 2-3 रिलेशन है, आपको उसको याद रखना है, क्योंकि जब भी आपको कोई रिलेशन देगा तो आपको ये ध्यान देना होगा कि किससे आसानी से निकल जाएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसी में। पहला रिलेशन है 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा माइनस 1, ठीक है। बीटा नहीं 1 अपॉन अल्फा, ये वाला नहीं है, ये है अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ठीक है। एक ये रिलेशन है, देखिए हमको भी याद नहीं है, मतलब मैंने कभी देख कर नहीं आए हैं हमको बस याद है, ठीक है, याद है। बीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा और बीटा की वैल्यू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। कैसे, हम भी कंफ्यूज हुए थे तो हम कैसे पकड़ लिए। देखिए हमको ये फॉर्म याद है कि ऐसा ही होता है, पर देखिए आपको अल्फा की वैल्यू क्या चाहिए, 1 से कम चाहिए, 1 से कम चाहिए। तो बीटा में आप 1 जोड़ दीजिए तो ये क्वांटिटी डिनोमिनेटर में बड़ी हो गई और न्यूमरेटर में छोटी हो गई। तो जब आप डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे तो 1 से छोटी आएगी ऑफ कोर्स। और बीटा की वैल्यू हमको क्या चाहिए, 1 से बड़ी चाहिए, तो अल्फा, और 1 में से अल्फा घटा दिए तो पक्का अल्फा से छोटी कोई क्वांटिटी आएगी, ठीक है। अगर अल्फा 0.5 नहीं है तब तो आपको कोई छोटी क्वांटिटी ही आएगी, डिवाइड करेंगे तो बीटा हमेशा 1 से बड़ा है, ठीक है। तो ये रिलेशन है अल्फा और बीटा में, ठीक। यहां से एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन 2 बार पूछा हुआ है, आप देखिए जरा। आप अगर बीटा की वैल्यू ये ले जाकर यहां रख दीजिए, ये ले जाकर यहां रख दीजिए, तो आएगा अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा, ठीक है। देखिए अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा, यानी कि 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा है। तो एक ये रिलेशन पूछा है, इससे घबराइएगा मत कि ये कहां से आया, बस इन्हीं दोनों को आप याद रखिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का कहानी हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अल्फा और बीटा निकालने के लिए डिफरेंट केसेस में, कभी बोल देगा ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड लाइक दिस,
उसके लिए अल्फा दे देगा और आपको बीटा निकालना होगा, बीटा दे देगा अल्फा निकालना होगा, ठीक है। कभी कभी वोल्टेज गेन वगैरह पूछ देता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, और आप ऐसा कोशिश कीजिए कि आप पूरा वीडियो देखें, ठीक है। ऐसा ना कीजिए कि आप आधा देख लिया चलो बाद में देख लेंगे, जो चीज़ बाद के लिए छोड़ी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। पूरा वीडियो देखिए, पूरे वीडियो में जहाँ कहीं भी आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट कीजिए, पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हैं आप, या फिर आप वीडियो के नीचे ही कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।